हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें की थी। सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान होती है कि उन रजिस्टर्स में करंट बराबर होते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ये याद रखना होता है कि उस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है वो ईच रजिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेजिस्टेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में ये बात आपको याद रहनी ही चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस उस ब्रांच के अक्रॉस लगाया जाता है वो किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेजिस्टेंस के रेशियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते हैं और रेजिस्टेंस में जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो एक ब्रांच में करंट चल के आ रहा होता है वो 3 रजिस्टर्स हैं या 4 रजिस्टर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 1 रेजिस्टेंस के रेशियो में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दो बातें, सीरीज में पोटेंशियल रेजिस्टेंस के रेशियो में, पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, ये दोनों बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सबसे आसान क्वेश्चन। अच्छा देखिए, पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 3 बल्ब हैं। एग्जाम्पल है, हमारे पास 3 बल्ब हैं। एक बल्ब है V1, ये बल्ब है जो बल्ब घर में लगा रहता है। एक ये दूसरा बल्ब है V2 और एक ये तीसरा बल्ब है V3। ये 3 बल्ब हैं। अब आप इन तीनों बल्ब को आपने एक बैटरी से लगाया, 200 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया है। ये बैटरी है 200 वोल्ट की। और जो ये तीनों बल्ब हैं, इन तीनों बल्ब का रेटिंग दिया गया है। तो इस रेटिंग से क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। इसका रेटिंग है 200 वोल्ट 50 वाट, इस बल्ब का रेटिंग है। B2 वाले बल्ब का जो रेटिंग है वो है 200 वोल्ट 100 वाट और इसका जो रेटिंग है वो है 200 वोल्ट 25 वाट। ये 3 बल्ब दिए गए हैं और ये मेरा पावर सोर्स अप्लाई किया गया है। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो बल्ब होता है इसके ऊपर जो ये स्टैंडर्ड रेटिंग लिखी जाती है, इसका मतलब क्या होता है। आपने ये स्टैंडर्ड रेटिंग 2 जगह देखी होगी, एक आपने बल्ब में देखी होगी और एक आपने बैटरी में देखी होगी। आपने सुना होगा कि ये 5000 mAh का बैटरी है, ये 10,000 mAh का बैटरी है। तो ये mAh ये क्या रिप्रेजेंट करता है और मतलब ये स्टैंडर्ड रेटिंग से क्या मतलब निकालते हैं। तो पहले इस रेजिस्टेंस वाली स्टैंडर्ड रेटिंग को हम देखते हैं, फिर ये बैटरी वाली स्टैंडर्ड रेटिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले इसको देखते हैं। इस स्टैंडर्ड रेटिंग का यूज होता है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में। जैसे जब ये बल्ब कंपनी में बनाया गया था और जब इस बल्ब की टेस्टिंग की जाती है, तो जब इस बल्ब की टेस्टिंग की गई थी तो हमें पता चला कि 200 वोल्ट पर जब हमने इस बल्ब को लगाया था तो जो ये पावर कंज्यूम करता था वो कितनी पावर कंज्यूम करता था, 50 वाट। अगर हम इस वाले बल्ब की बात करें तो इस वाले बल्ब को अगर हम 200 वोल्ट पर लगाएंगे तो ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट। और इस वाले बल्ब की अगर हम बात करें तो ये वाला बल्ब को जो हम 200 वोल्ट पर लगाएंगे तो ये बल्ब जो पावर कंज्यूम करेगा वो कितना है, 25 वाट। इसका मतलब जब ये बल्ब कंपनी में बनाए और जब इनका टेस्टिंग किया गया, इनका टेस्टिंग किया गया 200 वोल्ट पे, और 200 वोल्ट पे ये कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं या कितनी पावर ये प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू उसके साइड में लिख दी गई है कि अगर इस बल्ब को 200 वोल्ट पर हमने ऑपरेट किया तो ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो है 50 वाट। इस वाले बल्ब को अगर हमने 200 वोल्ट पे ऑपरेट किया तो ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो है 100 वाट। और हमने अगर उस वाले बल्ब को 200 वोल्ट पे ऑपरेट किया तो ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो है 25 वाट। लेकिन इस सवाल में इन तीनों के अक्रॉस इंडिविजुअली तो 200 वोल्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 200 वोल्ट।
ठीक, तो हमें बताना है कि बताइए अभी कौन से बल्ब की क्या पावर होगी। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड पावर ऑफ ईच बल्ब। ईच बल्ब की पावर क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमें यह भी बताना है कि इनमें से कौन सा बल्ब है जो सबसे ज्यादा चमक रहा होगा, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस जिसकी होगी। और सबसे ज्यादा ब्राइटनेस का मतलब है कि अगर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस का मतलब है कि अगर उसकी पावर ज्यादा है तो उसकी ब्राइटनेस क्या है। जरा आप सोचिए, कोई ज्यादा एनर्जी फेंक रहा है या ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है तो वो ज्यादा चमकेगा। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि सीरीज में इन तीनों रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू बराबर होगी और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उसकी पावर ज्यादा आएगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला I²R और I तीनों में बराबर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा जाता, अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा जाता कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा है, तो उसका आंसर था कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है पावर का, I²R, और I तो सभी में सेम है क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो, मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख के दिखाता हूं। इस वाले के रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं, मान लीजिए R1। मैं आपको R1 वैल्यू लिख के दिखाता हूं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। पावर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है V²/R। तो अगर हमें R निकालना है तो R क्या हो जाएगा, V²/P। तो पहले वाले बल्ब का अगर मैं R निकालूं, जिसको मैं R1 बोलूंगा, R1 वो आएगा V²/V। V² कितना है, 200 × 200। इसमें हमें डिवाइड लगाना है 50 का, तो कितना आएगा, ये आएगा 800। तो पहले बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया हुआ है 800 ओम। और अगर मैं दूसरे बल्ब की बात करूं, इसके बल्ब के रेजिस्टेंस को मैं R2 बोलूं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या ले जाएगा, सिमिलरली V²/P। इसका वोल्टेज कितना है, 200, तो 200 × 200 अपॉन पावर P। P कितना है उसका, 100। तो R2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 ओम। इस वाले की बात करें, इसकी पावर है 25 वाट, तो इसका रेजिस्टेंस जो लिखा जाएगा R3, उसका वैल्यू आएगा V²/P, मतलब 200 × 200 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 से अगर इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार डिवाइड लगेगा, 25 से इसको डिवाइड लगेंगे, आएगा 8 टाइम्स, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 1600 ओम। तो आपको ईच बल्ब का रेजिस्टेंस मिल चुका है। अब एक बार आप ट्राई करो ये कैलकुलेट करने की कि ईच बल्ब का पावर क्या होगा। हाँ, तो देखो, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मिल गई, अब हमें कैलकुलेट करनी है पावर। तो अगर मुझसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता कि पावर किसकी सबसे ज़्यादा होगी, कौन सबसे ज़्यादा साइन करेगा, तो उसका आंसर है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो साइन करेगा वो है बल्ब 3। उसके बाद कौन साइन करेगा, तो उसके बाद रेजिस्टेंस कौन है, 1, और उसके बाद सबसे कम कौन साइन करेगा, वो है बल्ब 2। अब कितना कितना पावर आएगा ईच बल्ब से मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो, आप दो तरह से सवाल को प्रोसीड कर सकते हो। पहला, या तो आप ये निकाल लो कि ईच बल्ब को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके रेशियो में बटेगा, रेजिस्टेंस के रेशियो में। वो तरीका मुझे लगता है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं सर्किट का करंट लिख लेता हूं। सर्किट का करंट लिखना बहुत आसान है, क्योंकि सारे रजिस्टर को मैं ऐड करके और वोल्टेज में उसका डिवाइड लगाऊंगा। तो इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है I, मैं इस I का वैल्यू लिखूंगा। सबसे पहले वो आएगा 200 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1600, और 400 कितना हुआ आपका 2000, और ये है हुआ 800, ये हुआ 2800। तो ये आ गया आपका 1/14 एम्पियर, ये आ गया करंट। अब अगर आप पावर लिखना चाहते हैं ईच बल्ब का, तो बल्ब 1 की अगर हम पावर लिखेंगे P1, तो P1 का वैल्यू आएगा I² × R1। इसका मतलब 1/14 का स्क्वायर इंटू बल्ब 1 का रेजिस्टेंस। बल्ब 1 का रेजिस्टेंस कितना है, 800। तो आपका आंसर कितना आया, ये आया 800/14 का स्क्वायर, इतना वॉट।
सिमिलरली आप बल्ब 2 का पावर लिखना चाहते हैं, पावर ऑफ बल्ब 2, तो बल्ब 2 का अगर आप पावर लिखेंगे P2, उसका वैल्यू सिंपली आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 14 स्क्वायर, और आर कितना है 400, तो ये आएगा 400 अपॉन 14 का स्क्वायर वॉट। ठीक, इसके बाद अगर आप बल्ब 3 का पावर लिखना चाहेंगे तो वो आएगा P3, और वो आ जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब 1600 अपॉन 14 स्क्वायर वॉट। ये इन तीनों बल्ब का पावर आएगा। ठीक, अगर आप वोल्टेज डिवाइड करना चाहते थे तो आप वोल्टेज भी डिवाइड कर सकते थे कि 200 है टोटल, और इसको कितना मिलेगा, तो वो ही रेजिस्टेंस के रेशियो में लिख लो इसको। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक रजिस्टर है और एक रजिस्टर और है और एक रजिस्टर और है। ये मैं एक कुछ सिंपल ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ये प्योर आपका मतलब बहुत सिंपल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो 30 वोल्ट 1 ओम, और ये है आपका 6 ओम, ये है 3 ओम, और ये है आपका 2 ओम। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए ईच रजिस्टर में कितना करंट होगा। और यहाँ पे 30 वोल्ट और 1 ओम लिखा है, मतलब ये जो बैटरी है ये आइडियल नहीं है, ये रियल बैटरी है, और उसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो कितना है 1 ओम। एक चीज और याद रखें, जैसे कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में तब तक रेजिस्टेंस को नहीं बदलेंगे जब तक वो क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं कहेगा, अदरवाइज हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानकर ही डील करेंगे। अगर ये बोलें कि भाई आपका जो रेजिस्टेंस है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो गर्म होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन उसको हम तब तक कंसीडर नहीं कहेंगे जब तक वो क्वेश्चन हमसे नहीं बोलेगा। अब सुना मेरी बात। अब आप अगर इन 3 रजिस्टर के बारे में बात करें, दे आर इन पैरेलल, दीज 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इन तीनों रजिस्टर का जगह मैं एक इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। तो मैं इसे कहता हूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में 3 रजिस्टर हैं और ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो अगर इन तीनों का मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो 1/r इक्विवेलेंट जो आएगा मेरा, वो आएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा होपफुली 6 और 3, एक सेकेंड 1। तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, मैंने मन में एलसीएम ले लिया, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आया 1 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली ब्रांच है, इस वाली ब्रांच को आप रिमूव कर सकते हो और इसकी जगह पे आप 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, मतलब दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू दिस डायग्राम। और मैंने इस रेजिस्टेंस को मैंने बोला था कि हम इसे सॉल्व करने के लिए बैटरी के साइड में ड्रॉ करते हैं, तो वो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 30 वोल्ट। तो मेरा ये सर्किट इस सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे लिख लेना है कि बैटरी कितना करंट फ्लो करा रही है, तो ये दोनों किसमें है बेटा, सीरीज में, एंड 1 and 1 कितना हो जाएगा 2, और बैटरी में ईएमएफ कितना है 30 वोल्ट, तो करंट जो आएगा इस सर्किट में वो कितना आएगा 15 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट आया वो आया 15 एम्पियर। अब जो ये 15 एम्पियर का करंट है ये बैटरी फ्लो करा रही है इस सर्किट में, इसका मतलब अगर इस डायग्राम में भी मैं बात करूं तो ये बैटरी कितना करंट फ्लो करा रही है 15 एम्पियर। ये जो बैटरी है वो कितना करंट फ्लो करा रही है 15 एम्पियर, और ये 15 एम्पियर करंट यहां आया होगा। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। अब जब ये 15 एम्पियर करंट यहां आया, अब इसे इस ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो जिन रजिस्टर में इसे डिस्ट्रीब्यूट होना है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और जब कनेक्शन पैरेलल के होते हैं तो जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में आता है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, मेरे लिए जगह का कमी है, आप इसे लिख लें। तो जो मेरा जो करंट का डिवीजन होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 2 ओम के अक्रॉस में कितना करंट आया होगा। मतलब मान लो इसमें जो करंट फ्लो हुआ वो अगर I1 है,
तो इस I1 का वैल्यू क्या आएगा, तो उसका आंसर है I1 इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू 15। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये 1 आया या 1/2, और इसको पूरा जब मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो ये आया 15/2 एम्पियर। इसका मतलब उस 2 ओम में होकर कितना करंट जाएगा, 15/2 एम्पियर। अब हम जानना चाहते हैं इस 3 ओम में होकर कितना जाएगा, तो I1 इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा 1/3 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू 15, और ये कितना आएगा, ये आएगा 15/3 मतलब 5 एम्पियर। सिमिलर कहानी, इसको मैं I2 नाम देता हूं, जो इस वाली ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है, इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है I3। तो अगर हम I3 की बात करें तो I3 का क्या वैल्यू आएगा, तो सेम कहानी है I3 के लिए भी 1/6 डिवाइडेड बाई, सबका ऐड करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू 15, और ये आ जाएगा 15/6 एम्पियर। ठीक है, इसको लिख लो। तो इस तरह से हम लोग करंट का डिवीजन करेंगे जब भी कभी करंट किसी पैरेलल ब्रांच में एंट्री लेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर करंट पैरेलल ब्रांच में एंट्री ले रहा है और अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट होना है तो वो किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, इसको लिखें और आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 रजिस्टर हैं, अब हम थोड़ा आर इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करेंगे। 3 रजिस्टर हैं और ये 3 रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड हैं, इसको यहां ऐसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है और इसको यहां से ऐसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है, और ये पॉइंट मान लीजिए V है और ये पॉइंट A है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरह से कहा जाए कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका मतलब है कि मान लो अगर हम बैटरी लगाएंगे, अगर हम इस सर्किट से बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हम बैटरी इन 2 पॉइंट के बीच में ही कनेक्ट करेंगे। जब मैं आर इक्विवेलेंट पूछता हूं उसका ये मतलब है कि मान लो अगर मुझे इस सर्किट में बैटरी लगानी है तो जो मैं बैटरी के जो लगाऊंगा वो कौन से पॉइंट के बीच में लगाऊंगा, इन 2 पॉइंट के बीच में लगाऊंगा। ठीक है, और बैटरी में जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा उस बैटरी का, अगर आइडियल बैटरी है तो वो बैटरी का करंट हो जाएगा बैटरी का ईएमएफ ई इनटू इन पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस मैंने कितना निकाला, आर इक्विवेलेंट, तो वो कितना हो जाएगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। जैसे मान लेते हैं, मैं इसको आर इक्विवेलेंट वाली बात को, बैटरी वाली बात को समझाता हूं। मान लेते हैं ए पॉइंट ए और बी के बीच में इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आया, इन तीनों रजिस्टर को आर मान लीजिए, इनका जो आर इक्विवेलेंट आया लेट्स से दैट इज आर इक्विवेलेंट। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में मैंने जो इक्विवेलेंट निकाला वो आर इक्विवेलेंट के बराबर आ गया, और इन दोनों के बीच में मैंने एक बैटरी कनेक्ट करी, आइडियल बैटरी ई। तो अगर इस बैटरी से मुझे करंट लिखना पड़ा आई, तो इस करंट आई का वैल्यू क्या होगा बेटा, आई का वैल्यू होगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग जैसे मान लो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लैबोरेटरी में बता रहा हूं कि नहीं 2 पॉइंट के बीच का आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है मान लीजिए, और अंदर कैसा सर्किट है आपको मालूम ही नहीं है, तो आप क्या करिए, जिन 2 पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है वहां बैटरी लगा दीजिए, और बैटरी का ईएमएफ आपको मालूम होना चाहिए, और बैटरी से फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई अपॉन आई। ये कौन हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। ये प्रैक्टिकल लाइफ में मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वो मैं बताता हूं। हमें एक काम करना होगा कि जब भी कभी हमें सीरीज पैरेलल आसानी से ना दिखे तो हमें सर्किट को रीड्रॉ कर लेना चाहिए। हो सकता है उसमें सीरीज पैरेलल हो, लेकिन ज्योमेट्री इस तरह से बना कर दी है कि आपको डायरेक्ट वो सीरीज और पैरेलल नहीं दिख रहा है। तो हम करते हैं सर्किट रीड्रॉ। अब सर्किट रीड्रॉ
कैसे करते हैं वो शब्द बड़े ध्यान से सुने। तो देखो भाई, सर्किट जो रीड्रॉ हम करते हैं तो जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है उनका हम सेम नाम रखते हैं। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, मतलब इस पॉइंट का नाम ए है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये जो मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ ना, इस ब्लू लाइन के सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ऑल पॉइंट हैव द सेम पोटेंशियल ऑन दिस ब्लू लाइन। तो अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो यहाँ का नाम भी क्या रखा जा सकता है, ए। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये रेड लाइन है। इस रेड लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे इन सभी पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा। ठीक, तो अगर इस पॉइंट का नाम बी है, ये रेड लाइन है पूरा यहां से यहां तक, अगर इस पॉइंट का नाम बी है तो जो ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट का भी नाम हम क्या लिख सकते हैं, बी। अब आप अपना सर्किट रीड्रॉ करिए कौन से पॉइंट के बीच में, तो आप देखिए सभी पॉइंट के नाम ए बी हो गए, तो कोई नया पॉइंट हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ा। हम आगे से सवाल देखेंगे जहां हमें नए नाम भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जैसे सी डी एटसेट्रा। तो एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी। अब ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में लगा हुआ है, ए और बी के बीच में, यहां पे लगा दिया। ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में लगा हुआ है, ए एंड बी, तो उसको यहां लगा दिया। और ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में लगा हुआ है, ए एंड बी, उसको यहां लगा दिया। तो ईच रेजिस्टेंस किसके बराबर है, आर। अब आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना था। रीड्रॉ करने से आपको दिख गया कि ये तो यार पैरेलल में कनेक्टेड है, और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा r/3। लिख लो बेटा। और देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर हैं, और आपसे 3 रजिस्टर हैं और यहां पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया गया ऐसे। इसके बाद यहां से यहां तक सिंपल एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया गया है, और ईच रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आर के बराबर है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा गया बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। सॉल्व करें आप लोग, सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए जो सर्किट रीड्रॉ करना है ना, इसको अच्छे से सीख लें। कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो डायग्राम बना के देगा सर्किट का, वो ऐसा गंदा बना के देगा कि आप डायरेक्टली पहचान नहीं पाएंगे कि उसमें सीरीज पैरेलल छुपा हुआ है। वो उसको छुपा के देगा। आप रीड्रॉ करेंगे तो आपको वो क्लियरली दिख पाएगा कि इसमें सीरीज पैरेलल है या नहीं। जैसे इसमें मैं लिखता हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है और जिन पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर होगा उन सब का नाम ए हो गया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम बी है तो इस पॉइंट का भी नाम क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। अब मेरा एक अलग से पॉइंट बच गया, इसको नाम ना तो मैं बी लिख सकता हूं और इसका नाम मैं ना तो ए लिख सकता हूं, क्योंकि बीच में यहाँ एक रजिस्टर आ गया तो मैं बी भी नहीं लिख सकता, और यहाँ पे बीच में एक रजिस्टर आ गया तो मैं इसका नाम ए भी नहीं लिख सकता। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमें अनदर नाम भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो मैंने उसका नाम रख दिया सी। अब आप सर्किट रीड्रॉ करिए 3 पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। अब आपको सर्किट रीड्रॉ करके दिखाता हूं। ये वाला रजिस्टर किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ए एंड सी के बीच में कनेक्टेड है, तो यहां एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप आर। ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो यहां एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप आर। ये वाला रेजिस्टेंस आपका बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप आर। और ये वाला रेजिस्टेंस आपका अगेन बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए आर। और आपको इन 2 पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं और ये दोनों पैरेलल में हैं और दोनों ही आर हैं, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, r/2, क्योंकि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, r/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट को देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिएगा। इस सर्किट को मैं अगला डायग्राम ऐसे बना सकता हूं, इस साइड में लगा सकता हूं मैं r/2, ये हमारा ऑलरेडी r लगा हुआ है और यहां पे ये ऑलरेडी r बना हुआ है।
और ये हमारा पॉइंट है B और ये हमारा पॉइंट है A। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का जो आर इक्वलेंट आएगा r/2, तो इस पूरी ब्रांच को फेंक के मैंने इसका आर इक्वलेंट लगा दिया यहाँ पर r/2। अब सोचो ये r और ये r/2 दोनों किसमें है, सीरीज में। ये दोनों अगर सीरीज में तो अब डायग्राम कैसे बनेगा, सीरीज का आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, r1 + r2, तो ये हो जाएगा 3r/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो पॉइंट है A और B, इनके बीच में एक r तो लगा हुआ है ही, लेकिन एक रेजिस्टेंस और है इन दोनों का इक्वलेंट, मतलब दोनों को भगा के मैं एक ही रेजिस्टर लगाऊंगा और वो है 3r/2। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। और अगर ये दोनों पैरेलल में है तो आर इक्वलेंट क्या आएगा, तो आएगा 1/r इक्वलेंट दैट इक्वल टू 1/r प्लस 2/3r। तो 3 का नीचे मल्टीप्लाई, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आया 5/3r। तो यहां से जब आप आर इक्वलेंट कैलकुलेट करेंगे तो आर इक्वलेंट कितना है बेटा, 3r/5। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे। अब देखो जितने स्टेप्स मैंने इस सवाल में लिखे हैं, मैं हर सवाल में नहीं लिखूंगा। मैं आपसे ऐसे कहा करूंगा कि देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों को भगा दीजिए और इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगा लीजिए, तो आपके दिमाग में ये डायग्राम बन जाना चाहिए। जब मैं ये बोलूं कि इनको भगा दीजिए तो सोचो वो वहां नहीं है, और फिर एक लगा दीजिए कौन, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है r/2। तो आपके दिमाग में फिर ये डायग्राम बन जाना चाहिए जब मैं बोलूंगा कि इनको भगा के ये लगा दो। फिर मैं बोलूंगा ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को भगा के एक रजिस्टर लगा दीजिए, फिर आपके दिमाग में ये डायग्राम बनना आना चाहिए। एक बार मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिए, मैं बार बार ये चीज ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक, लिख लीजिए और सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है और ये आइडियल बैटरी है, और ये है 120 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज आइडियल बैटरी ऑफ 120 वोल्ट। देयर इज a resistance of 4 ohm. There is also another resistance of 4 ohm, and there is another resistor of 3 ohm, और यहां पे ये 2 ohm, this is 1 ohm, this is 2 ohm, this is 1 ohm, and this is 6 ohm, and this is 4 ohm, this is 3 ohm। ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि बताइए जो 2 ohm का रजिस्टर है, जो 2 ohm का रजिस्टर है उसमें करंट कितना होगा। तो क्वेश्चन लिख लें, फाइंड करंट थ्रू टू ओम, ये वाला। उसको नाम मैंने I1 दे दिया। मुद्दा ये है कि I1 आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब यहां पे बहुत सारी सीरीज पैरेलल वाली बातें थी, वो यहां पे काम आएंगी। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये पता करो कि ये बैटरी कितना करंट फ्लो कर रही है, इस सर्किट में बैटरी कितना कर रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए पहले आप इन दो पॉइंट के बीच का आर इक्विवेलेंट निकाल लो, और इस पूरे सर्किट को भगा के वो अकेला आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे, और बैटरी का करंट हो जाएगा 120/R इक्विवेलेंट, जैसा कि मैंने साइड में लिखा भी था। तो पहले हम लोग लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, दिस इज 2 ohm एंड दिस इज 1 ohm, दे आर इन सीरीज। अब सुनना बड़े ध्यान से, ये 2 ohm है और ये 1 ohm है, दोनों सीरीज में हैं। आप इन दोनों को भगा के सिर्फ एक रजिस्टर लगा दीजिए यहां से यहां तक, दैट इज 3 ohm, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3। अब सुनना, वो 3 ohm और ये 6 ohm किस में आएंगे, पैरेलल, और 3 और 6 के पैरेलल का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो आएगा 2 ohm। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1/3 + 1/6 1/2 आएगा, तो इक्विवेलेंट आ गया 2 ohm। इसका मतलब है 6 ohm को और यहाँ पे जो 3 ohm आया, इन दोनों को भगा दो और उसकी जगह पे यहाँ पे कौन लगा दो, 2 ohm।
अब वो जो 2 ओम आएगा वो इस 4 ओम के साथ किस में आएगा, सीरीज में आएगा, तो ये 4 ओम और 2 ओम वो कितना हो जाएगा 6 ओम, और अगेन 6 ओम इस 3 ओम के साथ किस में आएगा, पैरेलल में आएगा, तो इनका कितना हो जाएगा 2 ओम, और 2 ओम ये 4 ओम और ये 4 ओम, 8 और 2 कितना हो गया 10 ओम, तो इन दो पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट आया वो आया 10 ओम। ठीक है, आप कैलकुलेट करें शांति से, इन दो पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट आने वाला है वो आने वाला है 10 ओम। तो इस पूरे नेटवर्क को भगा के मैं यहाँ 10 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, तो बैटरी से जो करंट आएगा वो आएगा 12 एम्पियर। बैटरी से नहीं पूछा सवाल, ये बैटरी का करंट है, लेकिन बैटरी का नहीं पूछा सवाल में, सवाल में पूछा है 2 ओम से। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 ओम करंट, ये जो 12 ओम करंट आएगा यहां तक आएगा, अब इस 12 ओम करंट के सामने, अच्छा इस 12 ओम करंट के सामने एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है। ये जो दो रास्ते हैं, कौन सा, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, इन दोनों रास्तों को मैं फिर भी पैरेलल कह सकता हूं, ठीक है ना। इन दोनों रास्तों को, इस वाले रास्ते को इस रास्ते को, इन दो पॉइंट के बीच में हम पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं। तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के हिस्से में कितना करंट आने वाला है, क्योंकि जो करंट इन दोनों के हिस्से में आने वाला होगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस वाले रास्ते में और इस वाले रास्ते में। कौन से में, मैं ड्राइंग करके दिखाता हूं, एक रास्ता ये वाला और एक रास्ता ये वाला, ये दोनों रास्ते पैरेलल में हैं। तो आप ये निकालिए कि इन दोनों रास्तों के हिस्से में करंट आना कितने वाला है। ठीक, इन दोनों रास्तों के हिस्से में कितना करंट आने वाला है, तो उसके लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि इधर कितना करंट ज्यादा होगा। तो 12 एम में से उस वाले करंट को अगर हम हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस हिस्से में कितना करंट जाने वाला है। तो देखिए उसका तरीका बताता हूं। अब सुनना, 2 ओम और 1 ओम 3 ओम हुआ था, 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल कितना आया था, 2 ओम आया था, और 2 ओम और 4 ओम फिर से 6 ओम हुआ था। तो ये वाली ब्रांच थी 3 ओम। एक डायग्राम देखो, एक डायग्राम दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इस सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं, नहीं मुझे तो कोई जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूं कि 3 ओम एक तो लाइन आपके पास ये है ऑलरेडी। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली दोनों लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, तो देखो कितना है, दोनों का 3, 6 पैरेलल में 2 और 2 और 4 कितना है 6। तो ये है तेरे पास 6 वाली ब्रांच ऐसे। तो ये है आपका 3 ओम और ये है आपका 6 ओम। तो मैं कह रहा हूं कि जो 12 एम्पियर करंट यहां पे आ रहा है, ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज 4 ओम, उसका कोई जरूरत नहीं। मैंने डायग्राम कौन से दो पॉइंट के बीच में बनाया है, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में। तो एक तो ये लगा है 3 ओम और एक मैंने इसका इक्विवेलेंट देख लिया। तो मैं कह रहा हूं इसका इक्विवेलेंट कितना आया 6 है। अब मुझे बता, ये जो 12 एम्पियर आ रहा है इसको दो रास्तों में बंटना है, एक तो 3 एम्पियर के रास्ते में बंटना है और 6 के रास्ते में बंटना है। मुझे ये निकालना है कि इस 3 ओम के रास्ते में कितना जाएगा। तो 3 ओम के रास्ते में मुझे कितना जाएगा ये मुझे लिखना है, तो आएगा 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/6 इंटू 12। इसको मैं बोल देता हूं I2, और I2 कौन है, जो करंट इधर चला गया। क्योंकि अगर मुझे इधर जाने वाला करंट मिल जाएगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इन दोनों के हिस्से के लिए कितना बचा। तो मुझे पहले ये जाने वाला निकाल लेना है। ठीक, ये जाने वाला निकालना है, इसको सॉल्व करिए। 1/3 और 1/6 का आएगा 1/2, ये है कितना 1/3, तो ये आएगा आपका 2/3 इंटू 12, यह आएगा आपका 4, यह है 8 एम्पियर। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में जो करंट गया होगा वो गया होगा 8 एम्पियर। तो इन दोनों के हिस्से में कितना बचा, इन दोनों के हिस्से में बचा आपका 4 एम्पियर, क्योंकि टोटल कितना है आपका 12 एम्पियर। अब आपको यह निकालना है कि इन दोनों रास्तों के लिए टोटल जो बचा है वो 4 एम्पियर बचा है। तो इधर और इधर कितना जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस 3 है और ये वाला रेजिस्टेंस 6 है। फिर से लगाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं कहां लिखता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। चलिए नहीं हटाते हैं, वहीं लिख देते हैं, चलो यहां लिखते हैं। तो आपको इस वाली ब्रांच में चाहिए, उसका रेजिस्टेंस है 3, तो हम लिखेंगे 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/6 इंटू 4, क्योंकि इन दोनों के लिए 4 बचा था जो पैरेलल में है। तो क्या आएगा, ये आएगा 2/3 इंटू 4, तो ये आया 8/3 एम्पियर। ठीक, लिख लो। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो मैं बोला था ना आपको, ये सीरीज पैरेलल, रेजिस्टेंस का रेशियो, रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो, इन चीज़ों से हमारा काम पड़ेगा। एक एग्जाम्पल आपने देखा, और भी ऐसे हम बहुत एग्जाम्पल आगे देखने वाले हैं। ठीक है, लिखो इसको। ठीक, अब देखिए,
अब आगे हम एक सर्किट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब आगे हम चालू कर रहे हैं मिक्स्ड सर्किट। तो आप हेडिंग डालें आप, और भी क्वेश्चन देखेंगे, एक बार उसको देख लेते हैं क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज काफी बार इन्वॉल्व होता है सवालों में। तो हेडिंग डालें मिक्स्ड सर्किट, जिसमें पहला है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज की हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क दिखता कैसे है, तो पहले आप नेटवर्क देख लें। हेडिंग डालें सब लोग ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज। नेटवर्क कैसे दिखता है, पहले आप नेटवर्क देखें। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो नेटवर्क होता है, मतलब कहानी ये होती है कि 5 रजिस्टर होते हैं। ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R3, ये मान लेते हैं R4, ये मान लेते हैं R5। और होता क्या है, यहाँ पे एक हम गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, और गैल्वेनोमीटर का पर्पज होता है उस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ कुछ रेजिस्टेंस लगा दीजिए और बैटरी लगा दीजिए, और आप सर्किट में देखिए गैल्वेनोमीटर का कुछ रीडिंग आएगा। अब हम लोग ये चाहते हैं, इस डायग्राम को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम ये चाहते हैं सर्किट में कि जो ये गैल्वेनोमीटर है ना, इसका रीडिंग 0 आना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब 0 डिफ्लेक्शन का सिचुएशन हम चाहते हैं। और 0 डिफ्लेक्शन की सिचुएशन का मतलब है कि इस वाली ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए, 0। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस वाली ब्रांच में करंट 0 होना चाहिए, उसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। और इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का अगर पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बराबर आना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बराबर आना चाहिए, अगर इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो 0 डिफ्लेक्शन, ऑफ गैल्वेनोमीटर, 0 डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब हुआ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज चाहिए, मतलब आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का सिचुएशन चाहिए, तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होना चाहिए। उसी को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। और वो कब संभव होगा, जब इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, सॉरी। अब आप क्या करिए, मान लेते हैं जैसे कि मैंने बोला है कि पूरे सर्किट में आप एक जगह 0 पोटेंशियल मान सकते हैं, तो आप इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लीजिए और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल E मान लीजिए। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं, आप एक सेकंड के लिए ऐसे इमेजिन करो, एक सेकंड के लिए ऐसे इमेजिन करो कि बीच में R5 है नहीं। आप सोचिए है ही नहीं, ठीक है ना, सिर्फ कौन है, यू हैव ओनली 4 रजिस्टर्स R1, R2, R3, R4, देयर इज नो R5, देयर इज नो करंट, नथिंग। तो मैं आपसे बोलूं कि बेटा मान लो इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल का नाम अगर मैं V1 दे दूं और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल का नाम मैं V2 दे दूं, ये बीच वाली ब्रांच नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ V1 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप देखेंगे सर, देखेंगे, देखो ऐसे देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V1। अब मुझे बता, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ये सीरीज में हो गई। मैं ये कह रहा हूं R5 नहीं है, मैं पूरे डिस्कशन में अब ये बोल रहा हूं कि ये नहीं है, आप ऐसे इमेजिन करो। तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सीरीज में हो गए जब ये है ही नहीं तो, और ये दोनों जब सीरीज में हो गए और इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E के बराबर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V1 माइनस 0। और सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है। ये हो गया V1।
इसी तरह से मैं V2 की वैल्यू देखना चाहता हूं तो ये वाली ब्रांच हो गई सीरीज में, क्योंकि ये नहीं है बीच में, ये ब्रांच हो गई किसमें, ये दोनों रजिस्टर हो गए किसमें, सीरीज में। तो अगर मैं V2 माइनस 0 का वैल्यू लिखूंगा तो वो आएगा R4 अपॉन R2 प्लस R4 इंटू ई। अब मुझे बताओ, अब मैंने, आप सोचो मैंने यहां पे ऐसे रेजिस्टेंस लगाया, यहां पे मैंने अब एक रेजिस्टेंस लगाया, पहले से रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, अब मैंने लगाया। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हुआ, अगर बराबर हुआ तो इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो ही नहीं होने वाला, क्योंकि रजिस्टर में करंट तब फ्लो होता है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं जब रेजिस्टेंस R5 को लाकर लगाऊंगा तब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कब? अगर V1 V2 बराबर है तो इफ, मतलब फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको यही तो चाहिए कि R5 में करंट नहीं फ्लो हो, वो तब फ्लो नहीं होगा जब इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आप क्या करेंगे, इस V1 और V2 को क्या कर देंगे, बराबर, देन V1 इक्वल टू V2। अब पता है कई बार, चले पहले इसको मैं सॉल्व करता हूं फिर आगे एक बात बताता हूं। V1 इक्वल टू V2 आप सॉल्व करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत मास्टर आदमी है सॉल्व करने में। तो ये आएगा R3 अपॉन R1 प्लस R3 बराबर होना चाहिए R4, ई कट जाएगा ना, तो ई को मैंने लिख रहा, R4 अपॉन R2 प्लस R4, दोनों को रिवर्स कर लो और ये आएगा R1 अपॉन R3 प्लस 1 बराबर आएगा R2 अपॉन R4 प्लस 1। तो ये आया R1 इंटू R4 बराबर होना चाहिए R2 इंटू R3 के। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई, इस कंडीशन को याद रखिएगा, बहुत काम की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, और अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो बीच में कोई रजिस्टर लगा भी दो तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब वो रजिस्टर वहां लगे या ना लगे, उस सर्किट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लगने पर भी करंट फ्लो नहीं होगा और जब वो नहीं है तो भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक। अब कई बार वो सवाल ऐसे हमसे पूछ लेता है कि बताइए करंट जो है इस वाले पॉइंट का नाम मान लेते हैं P दे देते हैं और इस वाले पॉइंट का नाम Q दे देते हैं। तो हमसे पूछ लेता है कि बताइए करंट P2Q फ्लो होना चाहिए तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो करंट अगर P2Q फ्लो होना है उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो V1 ज्यादा होना चाहिए P2 से। मैं एक एक्स्ट्रा रजिस्टर जब लाकर ये R5 लगाऊंगा तो इस R5 में करंट इधर तब फ्लो होगा ना जब ये हाई और ये लो होगा। ठीक। तो अगर करंट इधर फ्लो हो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो ये तो था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। अब मैं आपको इसको हटा देता हूं और सुनना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो करंट फ्लो होना चाहिए ना बेटा, वो करंट फ्लो होना चाहिए P2Q, फॉर करंट P2Q। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आपका V1 ज्यादा हो जाएगा V2 से। ठीक। और V1 की वैल्यू किसके बराबर थी, मैं लिख देता हूं यहां पे, V1 का वैल्यू था R3 अपॉन R1 प्लस R3 इंटू ई। ये ज्यादा होना चाहिए किससे, V2 का वैल्यू। V2 का वैल्यू क्या था, R4 अपॉन R2 प्लस R4 इंटू ई। इसको सॉल्व किया जाए, ई से ई कटेगा और ई से ई कटेगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा R1 प्लस R3 अपॉन R3 लेस देन R2 प्लस R4 अपॉन R4। ठीक। फर्दर सॉल्व कर लिया, R3 डिवाइड लगेगा तो ये आया आपके पास कि R1 अपॉन R3 छोटा होना चाहिए किससे। अगर ये कंडीशन हुई तो करंट फ्लो करेगा P2Q, और अगर इसके उल्टी कंडीशन हो गई कि R1 अपॉन R3 ग्रेटर देन हो जाए R2 अपॉन R से तो करंट फ्लो करेगा किधर, Q2P। तो ये था आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें आपको ये कंडीशन याद रखनी है और आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है क्योंकि कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए हमें करंट इधर चाहिए, हमको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें अगर करंट इधर चाहिए तो बताओ फिर क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक। अब मान लेते हैं किसी सर्किट में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका हम आगे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो ये बीच में रजिस्टर लगा होगा ना,
उस रजिस्टर को निकाल के फेंक देंगे। और क्या आर्गुमेंट देंगे? आर्गुमेंट ये देंगे कि भाई देखो, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें ये R5 लगा हो या R5 ना लगा हो, इस बात से इस सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जो आपका करंट है इस वायर में, इस R5 में, वो हमेशा क्या रहेगा? 0, चाहे ये लगा हो और चाहे ये ना लगा हो। ठीक है, तो फिर जब हम R इक्वलेंट लिखेंगे तो क्या करेंगे? तो देखिए बताता हूं। R इक्वलेंट जब हमें लिखना होगा तो हम इस R5 को रिमूव कर देंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं आगे कि इफ दिस इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, if this is a balanced Wheatstone bridge, then remove R5। R5 गैल्वेनोमीटर इसको रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि ये लगा हो या ना लगा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों किस में है? सीरीज में, और ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट लिखना चाहूं, इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट लिखना चाहूं, इन दो पॉइंट के बीच में, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? R5 को भगा दिया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फर्दर किस में? पैरेलल। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये 6 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक, ये मान लीजिए मेरे पास 4 ओम है और ये मान लीजिए मेरे पास 3 ओम है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है मान लीजिए 7 ओम। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में R इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम R इक्विवेलेंट जानना चाहते हैं, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्योंकि अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो आपको समझ में आता है इस रजिस्टर को हम फेंक सकते हैं, ये कोई काम का नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे? तो आपस में जो अपोजिट रजिस्टर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए। तो 6 × 2 12 और 4 × 3 12। हाँ, मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस बीच वाले रजिस्टर को आप रिमूव कर दीजिए, और बीच वाले रजिस्टर को जब आप रिमूव करेंगे, ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 9 ओम, और नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 ओम, और वो दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो हम इसका R जब लिखेंगे बिटवीन ए बी, वो आएगा आपका 1/R बिटवीन ए बी आएगा 1/9 + 1/6। तो R ए बी जो आया आपका वो आया 54 / 15 ओम। ठीक, इस तरह से हम लोग इसमें R इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन करेंगे। कुछ सर्किट हमने सॉल्व किए, और भी हम आगे की क्लास में सर्किट सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये अब अपना पीछा नहीं छोड़ेगा इस पूरे चैप्टर में। कोई भी अगर थोड़ा अच्छा सवाल होगा उसमें ये उम्मीद की जाएगी कि व्हीटस्टोन ब्रिज उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो पढ़िए इसको, समझिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछिए। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।